हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। सर्कुलेटरी का मतलब है सर्कुलेशन से, तो ऐसे अंगों का समूह है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय की कार्य प्रणाली। मानव हृदय की कार्य प्रणाली यानी कि आपका हृदय किस तरीके से काम करता है, या फिर आप कह सकते हो कि हम कार्डियक साइकिल के बारे में जानने वाले हैं। मैंने कहा था कि कार्डियक शब्द हम हृदय के लिए उपयोग में लेते हैं, यानी कि हृदय चक्कर के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, या फिर आप ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले ही बता देता हूं, आज की क्लास आपको जब समझ में आएगी जब आप पिछली क्लासों को देख रहे हो लगातार, तो ही आज की क्लास समझ में आएगी। अगर पिछली क्लासों को अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसका मतलब यह है कि भैया आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहली वाली क्लासें नहीं देखी है, 4-5 क्लास हो चुकी है, मुझे कन्फर्म पता नहीं है कितनी क्लासें हो चुकी है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, तो मुझे कन्फर्म नहीं है भैया। तो जाकर के देख लेना, जो भी क्लास है आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा था कि मानव हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। तो जिस तरीके से आप गूगल पर सर्च करके देखते हो वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां पर समझना और यहाँ पर समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो टीचर का काम होता है कि जो कठिन चीज है उसको आसान तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाना। तो यहाँ पर हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे और उस रफली डायग्राम की सहायता से सारी चीजें समझेंगे कि किस तरीके से हमारा हृदय काम करता है। देखो भैया, बहुत सारी चीजें हैं जो कल जो मैंने आपको सिखाई थी, लास्ट में मैंने आपको जो कल डायग्राम बनाया था वही डायग्राम वापस बना रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सभी काम करते हैं। देखो आज की सारी क्लास डायग्राम पर आधारित है, ध्यान रखना इस बात का। थोड़ा इस तरह बनाता हूं, देखो भैया, ये मान लीजिए आपका हार्ट है। हाँ, सिंपल तरीके से आपको जैसे समझ में आता है वैसे बना लीजिए। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी है, इस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? इस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। इस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आर्टिकल, आर्टिकल नहीं एट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रियम, या फिर ओरिकल कहा जाता है। हिंदी में आलिंद कहा जाता है। और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है, यानी कि उन्हें नीले कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में ये वाली साइड जो होती है ये राइट साइड होती है, यानी कि दाएं साइड होती है, दायां वाला भाग होता है। ये वाली साइड होती है ये लेफ्ट साइड होती है, यानी कि बायां वाला भाग होता है। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। अब मान लीजिए राइट साइड में है, तो राइट साइड में ये ऊपर वाला चैम्बर राइट एट्रियम हो जाएगा, यानी कि दायां आलिंद हो जाएगा। ये राइट साइड में है ये चैम्बर, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, तो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, यानी कि दायां नीले हो जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। लेफ्ट साइड में है ये वाला चैम्बर, तो ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, यानी कि ये बायां आलिंद हो जाएगा। ये वाला चैम्बर भी लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, यानी कि ये बायां आलिंद हो जाएगा। तो लिख देता हूं मैं, ये वाला चैम्बर कौन सा है? ये वाला चैम्बर है भैया राइट एट्रियम। कौन सा वाला? ऊपर वाला। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैं आपको बता चुका पहले बहुत अच्छे से, आज बहुत सारी चीजें बतानी इसलिए छोटे छोटे लिख रहा हूँ ताकि आपके एक बार रिविजन हो जाए, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। ये वाले चैम्बर कौन सा है? तो ये वाला राइट वेंट्रिकल है। ठीक है,
ये वाला चैम्बर कौन सा है, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट एट्रियम होगा, यानी कि बायां आलिंद होगा। और ये वाला चैम्बर कौन सा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है भैया। ये कौन सा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि बायां निलय। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम चैम्बरों में, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले चैम्बर थोड़े छोटे होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक कॉर्नर में कि ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं, नीचे वाले जो चैम्बर है वो थोड़े बड़े होते हैं। आज हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, इस वजह से भैया इन सारी चीज़ों को मिटाना पड़ेगा। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई भाई, इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई भाई, इतनी तो कहानी आपको समझ में आ गई। तो ये वाला चैम्बर राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। इतनी बात कन्फर्म है? ओके। अब बताओ, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में कौन सा वाल्व था? तो इस तरीके से मैंने आपको वाल्व बताया था, जिसका नाम लिखा था मैंने भैया ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व लिखा था। यहां पर दो इस तरीके से चैम्बर थे, जिसे मैंने लिखा था बाइकस्पिड वाल्व। आ रही है लास्ट वाली क्लास याद? यहां पर एक चैम्बर था, उस चैम्बर का नाम लिखा था मैंने सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। ये त्रिकपर्दी कपाट और ये द्विपर्दी कपाट। और यहाँ पर एक वाल्व बनाया था जिसे मैंने एओर्टिक वाल्व कहा था, एओर्टिक वाल्व का था। ये सारी चीजें पढ़ाई है मैंने। देखो, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये त्रिकपर्दी कपाट इसे कहा जाता है, द्विपर्दी कपाट इसे कहा जाता है। राइट वेंट्रिकल में सेमिलुनार वाल्व होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टिक वाल्व होता है। तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, तो ये हो गया भैया ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि टीवी। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। तो कभी पूछूं तो बता देना भैया कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर समझाई थी ये सारी कहानी, ताकि आज की क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ये होता है सेमी लूनार वाल्व, और ये कौन सा होता है, ये होता है भैया एओर्टिक वाल्व। ये कौन सा वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व। बताओ, यहां तक कहानी समझ में आ रही है ना भाई? यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गई ना? कुछ नहीं है, मैंने वाल्व के नाम लिखे हैं और अभी तक चैम्बरों के नाम लिखे हैं, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब कल मैंने आपको आर्टरी और वेन्स और जोड़ी थी भैया, भाई धमनी और सिराएं और जोड़ी थी आपके हृदय में, तो उन्हें भी मैं जोड़ देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे बड़ा सिरा होता है वो होता है वेना कावा, और वेना कावा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। तो ये तो मैंने जोड़ दिया भैया सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये ऊपर की ओर लगा हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नीचे की ओर 1 करोड़ लगा हुआ होता है, वो होता है भैया इंफीरियर वेना कावा। और सबसे बड़ा सिरा जो होता है वो होता है वेना कावा। वेना कावा 2 प्रकार का होता है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे हृदय में जो दायां आलिंदा राइट एट्रियम है उसमें ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा जो होता है वो नीचे की ओर लगा हुआ होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि सेमिलुनार वाल्व से, ये जो सेमिलुनार वाल्व होता है, इस सेमिलुनार वाल्व से अर्धचंद्राकार कपाट से एक आर्टरी जुड़ी हुई होती है, 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 एक आर्टरी जुड़ी हुई होती है। ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आज की क्लास अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये कौन सी आर्टरी है,
तो ये है भैया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी को क्या कहा जाता है? फुसफुसीय धमनी या फिर फेफड़ों की धमनी कहा जाता है। फेफड़ों की धमनी कहा जाता है। कल की क्लास से समझा रहा हूं अभी तक तुम्हें। और ये पल्मोनरी आर्टरी का एक सिरा तो राइट वेंट्रिकल में जो सेमिलुनर वाल्व है उससे जुड़ा हुआ होता है, और इसका दूसरा सिरा जो लंग्स होता है, जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, आगे देखते हैं। फिर इस लंग्स से, इस फेफड़ों से एक और वेन्स यानी कि सिराएं जुड़ी हुई होती है, जिसका एक सिरा तो आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से यानी कि बायां आलन से जुड़ा हुआ होता है। और ये कौन सी है? तो ये होती है भैया पल्मोनरी वेन्स यानी कि फेफड़ों का सिरा। फेफड़ों का सिरा। और ये फेफड़ों का सिरा का जो पल्मोनरी वेन्स है, फेफड़ों का जो सिरा होता है, इसका एक सिरा तो किससे जुड़ा हुआ होता है? आपके लंग्स से, आपके फेफड़ों से। और दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है भैया किससे? इसका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है भैया किससे? इसका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है भैया किससे? इस लेफ्ट एट्रियम से। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें जो एओर्टिक वाल्व है, इससे भैया एक धमनी जुड़ी हुई होती है। एक धमनी जुड़ी हुई होती है। और वो धमनी कौन सी है? वो धमनी होती है भैया एओर्टिक। सबसे बड़ी धमनी से महाधमनी कहा जाता है। ओटा, ओटा या फिर आयोटा इसका नाम होता है। इसमें आर साइलेंट होता है। ये धमनी जुड़ी हुई होती है। जो ये धमनी किससे जुड़ी हुई होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो एओर्टिक वाल होता है, इस एओर्टिक वाल से ये ओटा सबसे बड़ी धमनी जुड़ी हुई होती है भैया। और दूसरा ये आपके शरीर के अंगों के पास, चलो छोड़ो इसको, रहने दो अभी। तो इसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ होता है? इसका एक सिरा जुड़ा हुआ होता है भैया किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टिक वाल होता है उससे। बताओ। तो यहां तक की कहानी तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका, बता दो भैया। भाई यहां तक की कहानी तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका। लास्ट क्लास में जब मैंने क्लास छोड़ी थी भैया, तब मैंने लास्ट एंड फाइनल आपको यही डायग्राम सिखाया था। सिखाया था ना यही डायग्राम? बताओ, यही डायग्राम सिखाया था ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भैया आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब ध्यान से समझना। अब आज की चीजें अगर आपने समझ लेना तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भैया, हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है? हमारे शरीर में ताकत कैसे रहती है? ऊर्जा कैसे रहती है? हमारे शरीर, पूरा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कोशिका जब समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू जब समूह बना लेते हैं तो भैया किसका निर्माण होता है? अंगों का। और जब अंग समूह बना लेते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का यानी कि अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र समूह बना लेता है तो एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। इतनी बात आप सभी को पता है। यानी कि हमारे शरीर के अंगों के पास में, ध्यान से समझना, आपके शरीर के जो ऑर्गन होते हैं ना, आपके शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, उन अंगों के पास क्या होती है? कोशिका होती है। और इन कोशिकाओं के पास क्या होती है? और इन कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज कैसे पहुंचता है? तो आपका जो भोजन होता है ना, भोजन, वो हमारी कोशिकाओं के पास जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। भाई हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन आपकी कोशिकाओं के पास में जो लास्ट एंड फाइनल अवस्था में पहुंचता है तो वो ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है।
मैंने आपको पाचन तंत्र वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा हो तो, कि हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है जो कि भोजन का अंतिम रूप होता है। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, और यहाँ से भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो ऊर्जा बनी है वो एटीपी के रूप में बनती है। बताओ, इतनी चीज मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी ना? इतनी चीज मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ तक बताई थी ना। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में नहीं बताई है तो अब देख लीजिए हमारी कोशिकाओं के पास क्या होती है। हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है जो कि भोजन का अंतिम रूप होता है। इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, साथ ही साथ में उत्पादित रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में बनती है। तो ये जो ऊर्जा बनी है इसको हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें एनर्जी आती है, और एनर्जी से फिर हमारा शरीर में कार्य करने की क्षमता आती है। जिस तरीके से इस एनर्जी के कारण ही हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भैया, अब इस चीज को अभी भूल जाइए 2 मिनट के लिए। पहले कल की चीज जो मैं आपको बता रहा था वो थोड़ी सी और रह गई है। ये वाले चैम्बर राइट साइड वाले हैं, ये राइट साइड वाले चैम्बर है, और राइट साइड वाले चैम्बरों में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो आप सबको पता है, ऐसा ब्लड बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। तो राइट एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, यानी कि अशुद्ध रक्त है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप ये भी कह सकते हो। तो इस वाले चैम्बर में अगर अशुद्ध रक्त है तो इस वाले चैम्बर में भी अशुद्ध रक्त होगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, तो वो ब्लड कहेगा भैया अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा के आ चुका। अब तक मैंने 4-5 क्लासों में जो कुछ पढ़ाया है वो यही तो चीजें पढ़ाई है, ताकि इस क्लास के लिए इस क्लास के लिए तो मैंने पिछली 4-5 क्लासें पढ़ाई है, ताकि आपको बेहतर तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए पुरानी क्लास से नहीं देखे तो जाकर के देख लेना भैया, नहीं तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, सब काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा आपको। ठीक है, और ये वाली साइड जो होती है ना वो लेफ्ट साइड होती है, इस बात को आप मानते हो। और लेफ्ट साइड में किस प्रकार का ब्लड होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, उसे बोलते हैं प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रुधिर। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, वापस इसी चीज पर आ जाओ कि हमारे अंगों के पास कोशिका है, कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है जो कि भोजन का अंतिम रूप होता है, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पूरे शरीर में कोशिका है भाई, आपके पूरे शरीर में अंग है, तो अंगों में क्या, अंगों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से तो हुआ है। हमारे पूरे शरीर में कोशिका होती है, और सभी कोशिकाओं में यहाँ पर ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो चाहे आपके ब्रेन में हो, चाहे हाथों में हो, चाहे पैर में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे हृदय में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे किसी भी अंग में हो, सभी अंग कोशिकाओं से बने होते हैं। उन सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब भैया आप मुझे बताओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है ब्लड में, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? ऐसे ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताओ, कहा था या नहीं कहा था? तो आपके शरीर के अंगों के पास भैया इम्प्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, यानी कि अशुद्ध रक्त है। ऐसा रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया हमारे ब्लड के पास?
तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल गया भैया, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इस ब्लड में ज्यादा हो गई तो वो ब्लड कहलाएगा इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड भैया, अब इम्प्योर ब्लड बताओ, मैंने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी, मैंने आपको रुधिर वाहिका पढ़ाई थी, जिनमें ऐसी छोटी छोटी डक्ट जिनमें ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है, वो पढ़ाई थी मैंने आपको, उन्हें ही ब्लड वेसल्स कहते हैं, आम भाषा में नस कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की थी, एक धमनी, एक सिरा, एक केशिका, एक आर्टरी, एक वेन्स, एक कैपिलरीज। आर्टरी में मैंने आपको बताया था प्योर ब्लड बहता है, लेकिन जो वेन्स होती है, लेकिन जो सिराएं होती है, इन सिराओं में कौन सा ब्लड बहेगा? इन सिराओं में इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। अब आपके शरीर के अंगों से छोटी छोटी सी कैसे वेन्स, बहुत सारी छोटी छोटी सी कैसी सिराएं निकलती है भैया। कोई आपके ब्रेन के पास से सिराएं निकलेगी, कोई आपके हृदय के पास, कोई आपके लीवर के पास से सिरा निकलेगी, कोई आपकी किडनी के पास से निकलेगी, कोई हाथों से निकलेगी, कोई पैरों से निकलेगी। ऐसे अलग अलग अंगों से बहुत सारी सिराएं निकलती है, बहुत सारी सी छोटी छोटी पाइप निकलती है, जो भैया ऐसे ब्लड को लेकर के आएगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। उसे आप इम्प्योर ब्लड कहते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब आपके शरीर के अंगों के पास से ये जो अशुद्ध रक्त आया है, ये किसकी सहायता से आया है? ये वेन्स या सिराओं की सहायता से आया है। और ये सिराएं कहाँ पे लेके जाएगी? ये सभी सिराएं कहाँ पे लेके जाएगी भैया? ये जो सबसे बड़ी सिरा होती है ना, सबसे बड़ी सिरा वो होती है भैया वेना कावा। और वेना कावा भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। तो सीने से ऊपर के जो ऑर्गन है, उनके पास से जो अशुद्ध रक्त आया है सिराओं की सहायता से, तो वो तो पहुंचेगा भैया सुपीरियर वेना कावा में। और सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन हैं, उन सभी अंगों के पास से जो अशुद्ध रक्त, जो इम्प्योर ब्लड सिराओं की सहायता से आया है, वो पहुंचेगा भैया सबसे बड़ी सिरा में, यानी कि इंफीरियर वेना कावा में। ये दोनों ही सबसे बड़ी सिराओं के भाग है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, उससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीने के ऊपर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त आता है वो तो आता है सुपीरियर वेना कावा में, यानी कि ऊपर वाले में। कैसे याद करोगे? सुपीरियर वेना कावा जो होती है ना, वो ऊपर लगी हुई होती है। तो सीने से ऊपर के जो अंग है उनके पास से जो अशुद्ध रक्त आया है छोटी छोटी सिराओं के सहायता से, वो तो आएगा सुपीरियर वेना कावा में, है कि नहीं? और सीने से नीचे ही अब इंफीरियर वेना कावा, ये आपके हृदय में नीचे की ओर लगी हुई होती है, राइट एट्रियम में। तो सीने से नीचे के अंगों से जो अशुद्ध रक्त आया है, जो इम्प्योर ब्लड आया है छोटी छोटी सिराओं की सहायता से अलग अलग अंगों के पास से, वो आएगा भैया इंफीरियर वेना कावा के पास। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब ये बताओ, ये सुपीरियर वेना कावा के पास या इंफीरियर वेना कावा के पास जो ब्लड आया है वो कैसा ब्लड है? ये ऑर्गन्स के पास से जो ब्लड आया, ऑर्गन्स लिख दूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके अंगों के पास से ही तो आया है शुद्ध रक्त। अब ये आपके अंगों के पास से ये जो अशुद्ध रक्त आया है, ये जो रक्त आया है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के पास, ये किस प्रकार का ब्लड आया है? तो आप कहोगे इम्प्योर ब्लड आया है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा ब्लड आया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। बताओ तो भैया, ये रहा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ये इम्प्योर जो ब्लड है, ये आपके शरीर के अंगों से ये भैया सबसे बड़ी सिरा की सहायता से कहाँ पहुँच गया? इस राइट एट्रियम में पहुँच गया। सबसे बड़ा सिरा 2 प्रकार का होता है, सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की ओर लगा हुआ होता है और छोटा होता है। इंफीरियर वेना कावा याद रखना, ये बड़ा होता है, और ये सुपीरियर वेना कावा ये छोटा होता है। छोटा है जो ऊपर लगा हुआ है, ये सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। इंफीरियर वेना कावा छोटा है, बड़ा है, और ये नीचे की ओर लगा हुआ होता है। सीने से नीचे के अंगों से जो अशुद्ध रक्त आया है वो इसी के पास आएगा, इंफीरियर वेना कावा के पास। और शरीर के सीने से ऊपर के
सीने से ऊपर के अंगों के पास से जो अशुद्ध रक्त आया है वो सुपीरियर वेना केवा के पास आता है। किस प्रकार का ब्लड आया है? अशुद्ध रक्त आया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होता है, उसमें किस प्रकार का ब्लड आता है? तो उसमें अशुद्ध रक्त आता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसा ब्लड आता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि राइट जो आपके चेंबर है आपके हृदय के, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो देखो अशुद्ध रक्त ही तो आ रहा है, अब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो अशुद्ध रक्त आया है ये दोनों सिराओं की सहायता से खापा जाएगा इस राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में ये ब्लड आ गया। अब ये पूरा चैम्बर भैया किससे भर जाएगा? ये पूरा चैम्बर जो होता है भैया ये किससे भर जाएगा? ये ब्लड से भर जाएगा भैया। किससे भर गया? ये ब्लड से भर गया। ये पूरा चैम्बर किससे भर जाएगा? ब्लड से भर जाएगा। और ब्लड से भरने के बाद में फिर ये जो ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, ये जो कपाट होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगे हुए होते हैं, ये वाल्व खुलते हैं, ये ओपन होते हैं। और ओपन जैसे ये होंगे तो इनसे भैया ये ब्लड आएगा और किस में चला जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल में, यानी कि नीचे वाले ब्लड, नीचे वाले चैम्बर में चला जाएगा। और जैसे ही फिर भैया ये राइट वेंट्रिकल फुल होता है, उसके बाद में इसमें भी देखो राइट वेंट्रिकल में किस प्रकार का ब्लड आ रहा है? अशुद्ध रक्त आ रहा है भैया, अशुद्ध रक्त आ रहा है। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है मैंने, अशुद्ध रक्त आ रहा है भैया। अब तक देखो अशुद्ध रक्त आ रहा है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है वो अशुद्ध रक्त होता है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी अशुद्ध रक्त ही आया है भैया। अब जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले वाला चैम्बर फुल भर जाता है तो भैया इस सेमिलुनार वाल्व की सहायता से भैया एक सिरा जुड़ा हुआ होता है, एक आर्टरी जुड़ी हुई होती है, एक धमनी जुड़ी हुई होती है। धमनी भी एक प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है जिसमें पैक होकर के ब्लड घूमता रहता है। तो भैया इस फेफड़ों की धमनी में, इस पल्मोनरी आर्टरी में, उस आर्टरी का नाम क्या है जो आपके राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है? उसका नाम है फेफड़ों की धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी भैया सेमिलुनार वाल्व से जुड़ी हुई होती है जो कि राइट वेंट्रिकल में है। अब ये अशुद्ध रक्त को लेकर के जाएगी, अशुद्ध रक्त को लेकर के जाएगी कहाँ पर? आपके फेफड़ों के पास, आपके फेफड़ों के पास। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी में किस प्रकार का ब्लड है? तो अशुद्ध रक्त है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। कैसा ब्लड जाएगा? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ये पल्मोनरी आर्टरी की कहानी समझ में आ गई, फेफड़ों की धमनी की कहानी समझ में आ गई। अशुद्ध रक्त आया है राइट वेंट्रिकल में और इसमें सेमिलुनार वाल लगा होता है जिससे ये फेफड़ों की धमनी जुड़ी हुई होती है, पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है। अपवाद है, मैंने कहा था धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अपवाद है। ब्लड वेसल्स में पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा के आ चुका, तो इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा भैया इस पल्मोनरी आर्टरी में। और इसी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी में तो प्योर ब्लड बहता है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त क्यों बह रहा है भैया, इम्प्योर ब्लड क्यों बह रहा है? क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है भैया। तो याद रखना फेफड़ों की जो धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें किस प्रकार का ब्लड बहेगा? इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा भैया। और ये अशुद्ध रक्त भैया ये पल्मोनरी आर्टरी इस राइट वेंट्रिकल में जो सेमिलुनार वाल होता है इससे भैया ब्लड आएगा और ये अशुद्ध रक्त, ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? आपके फेफड़ों के पास पहुंच जाएगा। फेफड़ों के पास पहुंच गया। फेफड़ों का क्या काम होता है? फेफड़ों का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करना। ध्यान से समझना, यहाँ पे समझाता हूँ, इसको मैं मिटा दूं ना, ठीक है। अब फेफड़ों का कार्य समझ लेना भैया। देखो मान लीजिए ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है आपके? ये आपके लंग्स है, ये आपके फेफड़े हैं। और इस पल्मोनरी आर्टरी से अशुद्ध रक्त आया। ये देखो पल्मोनरी आर्टरी से ये अशुद्ध रक्त आया। अब ये अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, ठीक है। और ये है भैया पल्मोनरी वेन्स। ये देखो पल्मोनरी वेन्स। अब ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है ना, फेफड़ों की जो सिरा होता है ना, ये भैया ये जो फेफड़े होते हैं ना, इन फेफड़ों से भैया ब्लड को लेकर के जाता है
और किसके पास लेकर के जाता है, ये लेकर के जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। लेकिन ये जो ब्लड लेकर के जाएगा ये ऑक्सीजन गैस वाला लेके जाएगा, ऐसा ब्लड लेके जाएगा जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, यानी कि ये प्योर ब्लड लेके जाएगा भैया। अब ये प्योर ब्लड कैसे हुआ, तो याद रखना ये जो फेफड़े क्या करते हैं, ये जो फेफड़े होते हैं ना, अब देखो जब हम श्वास लेते हैं तो नाक की सहायता से श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में ही तो जाता है, फेफड़ों में ही तो जाता है हम जो श्वास लेते हैं वो। अब ये जो वायुमंडल में जो गैसें हैं उन सभी को तो हम इनहेल करते हैं, उन सभी को तो लेते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन होती है 78%, 21% ऑक्सीजन होती है कि नहीं है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बाकी की अदर गैसें होती है कि नहीं है। तो हम जो श्वास लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। और भैया आपके शरीर के अंगों से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी आपके हृदय के पास से अशुद्ध रक्त को लेकर के आई है। जो अशुद्ध रक्त कहाँ से आया, आपके शरीर के अंगों से। यहाँ से आपके शरीर के अंगों के पास कोशिका है, कोशिकाओं में ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त भैया यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो भैया यहाँ से आपके शरीर के अंगों के पास से यह शुद्ध रक्त सबसे बड़ा सिरा की सहायता से राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों की धमनी के पास होता हुआ फेफड़ों की धमनी की सहायता से आपके फेफड़ों तक पहुंचा है। तो फेफड़ों तक कौन सा ब्लड पहुंच रहा है, इम्प्योर ब्लड पहुंच रहा है। तो ये फेफड़े क्या करते हैं भैया, फेफड़े क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो यहाँ पे आया है इसको तो भैया वापिस, इसको तो कहाँ भेज देगा, वापिस भेज देगा। जब हम श्वास छोड़ते हैं ना, श्वास ली मैंने, श्वास छोड़ी, तो जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि हम कितने % में ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को कितने % में छोड़ते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% में लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% में लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो लगभग 16% के आसपास में वापस ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि 4 से 5% सफिशियंट होता है हमारी कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसलिए सिर्फ 4 से 5% ही हम यूज में लेते हैं 21% में से। लेकिन जब हम वापस सांस छोड़ते हैं तो उस समय भैया 16% तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो 0.03% लेते हैं, 0.03% लेते हैं। लेकिन हम जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो भैया लगभग 3 से 4 से आप कह सकते हो कि 4 से 5% छोड़ते हैं। अब ये 4 से 5% आई कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस अशुद्ध रक्त से ही तो आई है भैया। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो हम जिस रास्ते से हम सांस लेते हैं उसी रास्ते से भैया, जिस रास्ते से सांस हमारे फेफड़ों के पास पहुंचती है, नाक से होता हुआ वायु नली से होती हुई फेफड़ों के पास पहुंचती है, इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भैया हम बाहर त्यागते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल दिया हमने। अब जब हम सांस लिया तो इसमें ऑक्सीजन गैस आई बाहर से, तो अब यह ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। और ऑक्सीजन वाला ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये पल्मोनरी वेन्स की सहायता से यानी कि फेफड़ों के सिरे की सहायता से कहाँ पहुंच जाएगा, ये ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम के पास पहुंच जाएगा। अगर ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना याद रखोगे, आप कितना याद रखोगे, आप इतना याद रखोगे कि जो लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, अब अगर फेफड़ों के पास अशुद्ध रक्त आता है यानी कि इम्प्योर ब्लड आता है, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, अगर इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, तो उसे फेफड़े क्या करते हैं भैया, प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो ये इम्प्योर ब्लड है ना, ये प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो जब फेफड़ों की धमनी से यानी कि पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, ये इम्प्योर ब्लड होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है। तो जैसे ही ये इम्प्योर ब्लड आपके लंग्स के पास पहुंचेगा, आपके फेफड़ों के पास पहुंचेगा, तो फेफड़े से प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे। और प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो अब कहानी आपको समझ में आ गई, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ सकते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला से नेक्स्ट वाला चैप्टर में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये कहानी भैया। अब देखो ये प्योर ब्लड है, अब ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स की सहायता से यानी कि फेफड़ों के सिरे की सहायता से, ये भी अपवाद होता है, ये भी एक्सेप्शन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिराओं में इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद है ये।
पल्मोनरी वेन्स, फेफड़ों का सिरा जिसमें प्योर ब्लड बह रहा है, आप देख सकते हो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है भैया, ये जो फेफड़ों का सिरा है, ये भैया आपके फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर के आता है, किस में लेकर के जाता है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर के जाता है। किस में लेकर के जाता है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर के जाता है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये बायां आलिंद वाला चैम्बर है। जब ये चैम्बर पूरा भर जाएगा भैया, जब ये चैम्बर भर जाएगा ब्लड से, जब ये चैम्बर भर जाएगा ब्लड से, तो भैया ये बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से भैया, ये बाइकस्पिड जो वाल्व होता है इसके सहायता से भैया ये चैम्बर में जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, ये रुधिर भैया किस में आ जाएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी कि इस वाले चैम्बर में आ जाएगा, यानी कि बायां नीले में आ जाएगा। फिर ये चैम्बर भरेगा भैया, फिर ये चैम्बर भरेगा और ये जो चैम्बर भरा है, इस चैम्बर के भरने के बाद में ये जो एट्रियम वाल्व है, ये एओर्टिक वाल्व है, ये एओर्टिक वाल्व से ये आयोटा जुड़ा हुआ होता है। ये सबसे बड़ी धमनी है, मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स में। तो जब भैया ये सबसे बड़ा चैम्बर नहीं, सबसे बड़ी धमनी से होता हुआ ये ब्लड है भैया, ये आपके शरीर के अलग अलग अंगों के पास जाएगा, आपके शरीर के अलग अलग अंगों के पास जाएगा। अंगों के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया हमारे शरीर की कोशिकाओं के पास क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और जब ये प्योर ब्लड जाएगा, मैंने कहा ना कि ये प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, यानी कि आयोटा में किस प्रकार का ब्लड होता है, इसमें प्योर ब्लड होता है। और प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो भैया ये ब्लड आपके शरीर के अंगों के पास क्या पहुंचाएगा, आपके शरीर के अंगों के पास ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, उस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और यहाँ से वही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया किसका निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बना देता हूँ। तो ये आपके शरीर के अंगों के पास जो ऑक्सीजन पहुंचेगा, ये क्या करेगा, C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है आपके कोशिकाओं के पास, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। वापस जैसे इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन ने तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस ब्लड जो है भैया वो लेकर के आएगा। अब ये ब्लड इम्प्योर ब्लड हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई। जो ऑक्सीजन लेके आया था ब्लड, वो तो भैया इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उपयोग में ले लिया ना। तो वैसे ये सारा चक्कर चलता रहता है। फिर दोबारा से क्या होगा, इस इम्प्योर ब्लड को छोटी छोटी वेन्स होती है, जो सिराएं होती है, उनकी सहायता से भैया आपके यहाँ पर पहुंचाया जाएगा सबसे बड़ी सिरा के पास। सबसे बड़ी सिरा दो प्रकार की होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो सीने से ऊपर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त आया है उसको ग्रहण करती है, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो सीने से नीचे के जितने भी अंग है उनके पास से जो अशुद्ध रक्त आया है उसको ग्रहण करती है, और ग्रहण करके वापस राइट एट्रियम के पास भेज देगी। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से। इस राइट वेंट्रिकल के पास सेमिलुनर वाल्व होता है, सेमिलुनर वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है, फेफड़ों की धमनी जुड़ी हुई होती है। ये फेफड़ों की धमनी जो अशुद्ध रक्त आया है, इस अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगा फेफड़ों के पास। फेफड़ा इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करेगा, और ये शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन्स यानी कि फेफड़ों के सिरे की सहायता से कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब भरेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से इस बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये एओर्टिक वाल्व लगा होता है जिसकी सहायता से आयोटा सबसे बड़ी धमनी जुड़ी हुई होती है। ये धमनी जो होती है ये प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, आपके शरीर के अंगों के पास। शरीर के अंगों में कोशिका होती है, इस अंगों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं में ये जो ऑक्सीजन होता है, कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण बनेगा। फिर ये ऑक्सीजन को फिर भैया ये ऑक्सीजन ये ब्लड में घुलेगा, ये ऑक्सीजन नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्लड में घुलेगा, और ब्लड में घुल करके भैया ये इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। इम्प्योर ब्लड को फिर वो जो वेन्स होती है, जो सिराएं होती है, फिर भैया वापस लेके जाएगी किसके पास, ये जो सबसे बड़ी सिरा होती है ना वेना कावा, इनके पास। तो इस तरीके से लगातार ये चक्कर चलता रहता है मेरे भाई। इस तरीके से आपका ये चक्कर लगातार चलता रहता है भैया। तो एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये जो सारी चीजें आपने अभी समझी ना, इसमें कितना समय लगेगा, इसमें सिर्फ 0.8 सेकंड का समय लगता है।
इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो आपने क्या देखा, एक हृदय चक्कर में कितना समय लगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक हृदय चक्कर में 0.8 सेकंड का समय लगता है। मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया था, यानी कि दोहरा परिसंचरण के बारे में बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे शरीर में किस प्रकार का परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण मैंने आपको क्या बताया था कि एक कार्डियक साइकिल में, यानी कि एक हृदय चक्कर में आपके हृदय में 2 बार ब्लड आता है और आपके हृदय से 2 बार ब्लड बाहर जाता है। तो देखो, सबसे पहले अशुद्ध रक्त आया या राइट एट्रियम के पास, यानी कि दायां आलिंद के पास। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, दूसरी बार ये राइट वेंट्रिकल में गया है ब्लड वापस, फिर ये फेफड़ों की धमनी के पास से होता हुआ आपके फेफड़ों में गया, फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया, और फिर वापस दोबारा भी आपके फेफड़ों में भैया क्या आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के पास, यानी कि बायां आलिंद के पास दोबारा ब्लड आ रहा है। तो आपके हृदय में एक ही चक्कर में 2 बार ब्लड आ रहा है। एक सबसे बड़ा जो सिरा होता है वेना का, उसकी सहायता से, और दूसरा पल्मोनरी वेन्स की सहायता से। एक बार अशुद्ध रक्त आ रहा है, एक बार शुद्ध रक्त आ रहा है। तो एक चक्कर में आपके हृदय के पास भैया 2 बार ब्लड आ रहा है। इसलिए ही हमारा जो सर्कुलेशन होता है, हमारा जो हृदय साइकिल होता है, उसको, हमारा जो हृदय की साइकिल होती है उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। यानी कि एक हृदय चक्कर में हमारे हृदय में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार हृदय से बाहर जाता है। एक बार ये गया, एक बार ये गया। मैंने आपको जब ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये वाला जो चैम्बर होता है लेफ्ट वेट्रियम में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता भैया, जो पुराने घिसे पिटे जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा कि राइट एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड बहता है, राइट वेंट्रिकल में किस प्रकार का ब्लड बहता है, लेफ्ट एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड बहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में किस प्रकार का ब्लड बहता है। तो राइट तो इम्प्योर ब्लड बहता है राइट में तो, और लेफ्ट में प्योर ब्लड बहता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सबसे बड़ा सिरा होता है वो हृदय के किस चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है, तो लेफ्ट व राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है। सबसे बड़ा सिरा है सुपीरियर वेना कवर, इन्फीरियर वेना कवर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो फेफड़ों की धमनी होती है, इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो फेफड़ों की धमनी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये किससे जुड़ी हुई होती है, तो ये जुड़ी हुई होती है राइट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वाल से, और दूसरी तरफ फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो फेफड़ों का सिरा है इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो इसमें भैया प्योर ब्लड बहता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है हृदय के किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, तो लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी होती है। इसका एक सिरा, दूसरा सिरा आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी है, तो वो है आयोटा या ओटा। ये किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, तो भैया लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टिक वाल होता है, उससे जुड़ी हुई होती है। इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, बताओ। और इस पूरे चक्कर में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है, बताओ। तो जब एक बार आपका हृदय ब्लड को, जब एक बार आपके हृदय में चक्कर प्रोसेस होती है, जब एक बार आपका हृदय, एक बार मैंने कहा ना कि हृदय एक मांसपेशी अंग है, ये एक बार इसे सिकुड़ता है और एक बार इसे फैल जाता है। तो सिर्फ सिकुड़ने में और फैलने में कितना समय लगा, 0.8 सेकंड का समय लगा। जिसमें आपने देखा कि भैया जब ये फैलता है तो इस हृदय के दोनों चैम्बरों में ब्लड आता है, और जब ये सिकुड़ता है तो भैया इन दोनों चैम्बरों से भैया ये ब्लड होता है। वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से आपके हृदय में सिकुड़न पैदा होती है तो ब्लड अंदर आता है, जब ये फैलता है तो किस तरीके से ब्लड बाहर जाता है, यानी कि जब फैलता है तो किस तरीके से ब्लड अंदर आता है, और जब ये सिकुड़ता है तो किस तरीके से आपके हृदय के चैम्बरों से किस तरीके से ब्लड बाहर जाता है। वो सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। बस आप तो इतना दिमाग लगा, मतलब अभी तो इतना दिमाग मत लगाइए, बस अभी आपको जितना सिखाया गया है ना उतना सीखिए। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब क्या मैं एक रफली डायग्राम बना दूं क्या आपके लिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। बताओ एक रफली डायग्राम बना दूं, मेरे साथ में बताना, मेरे साथ में चीजों को बताना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके ठीक है। अब देखना भैया, अभी देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है भैया। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं बहुत अच्छा वाला, ठीक है, मजा आ जाएगा, आप भी कहोगे यार मजा आ गया। देखो इधर देखो, ये आपकी कोशिका है, ये क्या है, ये आपकी कोशिका है। कोशिकाओं के पास क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6।
इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब किस में घुलेगी? ब्लड में घुलेगी। तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। अब ये इम्प्योर ब्लड किसकी सहायता से जाएगा? तो ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों से छोटी छोटी सी डक्ट होती है। इन छोटी छोटी सी डक्ट में पैक होकर के आपका ब्लड खा जाएगा। आपके पूरे शरीर में ब्लड घूमता रहता है। तो ऐसे बहुत सारी डक्ट होती है जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगी, इस इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगी। और ये डक्ट होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वेन्स कहते हैं, इन्हें हम सिराए कहते हैं। अब ये सिराए आगे जा करके भैया दो सबसे बड़ी जो सिरा होती है वो होती है वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। तो देखो आगे जाकर के मान लीजिए मैं डायग्राम की सहायता से बता देता हूँ कि ये दोनों मिल गई भैया इस सबसे बड़ी सिरा में, यानी कि सुपीरियर वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा में मिल गई। ठीक है। और ये दोनों में से जो ब्लड आया है अशुद्ध रक्त आया है, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड आया है, जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है इन वेन्स की सहायता से, इन दो यानी कि ये ऊपर वाले तो जो सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड आ रहा है वेन्स के द्वारा वो सीने से ऊपर के अंगों से आ रहा है, और सीने से नीचे के अंगों से जो ब्लड आ रहा है वो इन्फीरियर वेना कावा की सहायता से आएगा, इन्फीरियर वेना कावा में आएगा। तो नीचे वाले शरीर यानी कि सीने से नीचे के जितने भी अंग हैं इनके पास जो अशुद्ध रक्त आ रहा है वो जाएगा भैया इन्फीरियर वेना कावा में। तो नीचे वाली कौन सी हो गई? इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा हो गई। ठीक है। अब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से भैया ब्लड कहाँ पर जाएगा? तो ये जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में यानी कि दाया आलिंद में। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से ये जो अशुद्ध रक्त आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ये सारा प्रोसेस इम्प्योर ब्लड का है, अभी मैं आपको बाद में लिख दूंगा। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ये चैम्बर है आपके हृदय का। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से राइट एट्रियम से ये अशुद्ध रक्त किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को बोला जाता है सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व। समझ में आ रहा है? अब ये जो सेमीलुनार वाल्व होता है ना, सेमीलुनार वाल्व, इस सेमीलुनार वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है? तो इससे जुड़ा हुआ होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ये भैया आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है, आपके फेफड़ों तक किसको पहुंचाती है? अशुद्ध रक्त को। तो याद रखना मेरे भाई, इस जगह से लेकर के कहाँ तक? आपके फेफड़ों तक, इस जगह तक, शुरुआत से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह तक, इन सभी में भैया किस प्रकार का ब्लड होगा? इन सभी में किस प्रकार का ब्लड होगा? इन सभी में भैया इम्प्योर ब्लड होगा, यानी कि ऐसा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। उस ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फेफड़े क्या करते हैं? इस इम्प्योर ब्लड को किस में बदल देंगे? इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? प्योर ब्लड में। अब ये जो फेफड़े होते हैं इससे कौन जुड़ा हुआ होता है? इससे जुड़ा हुआ होता है पल्मोनरी वेन्स। और ये पल्मोनरी वेन्स का एक सिरा तो किससे जुड़ा होगा? फेफड़ों से। और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ होगा? तो ये जुड़ा होगा भैया लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से। ये हृदय का चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम।
यानी कि बायां आलिंग से जुड़ा हुआ होगा। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वाल होता है, बाइकस्पिड वाल होता है। इस बाइकस्पिड वाल की सहायता से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है जिसे एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। और ये एओर्टिक वाल्व जो होता है ना, इससे एक एओर्टिक वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है, इस एओर्टिक वाल्व से जुड़ा हुआ होता है भैया कौन, ओटा, AORTA, ओटा। और ये ओटा क्या करता है, आपके शरीर के अंगों के पास जो कोशिका है उसके पास लेकर के जाएगा भैया किसको, इस ब्लड को, किसको, इस ब्लड को। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब देखो यहाँ से लेकर के इस जगह तक जो ब्लड जाएगा वो कौन सा ब्लड जाएगा, इस फेफड़ों से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ब्लड जाएगा वो कौन सा ब्लड जाएगा, तो वो जाएगा भैया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड जाएगा। ऐसा ब्लड जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है कि नहीं है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसा ब्लड जाएगा। और वापस ये कोशिकाओं के पास पहुंच करके कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, क्योंकि ये ब्लड ऑक्सीजन को ही तो लेकर के आ रहा है, ऑक्सीजन को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होगा, है कि नहीं है। फिर देखो एनर्जी तो बन गई, साथ ही साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही बना, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये ब्लड लेकर के जाएगा किस में, ये ब्लड को लेकर जाएगा। और जैसे ही इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो ये ब्लड कौन सा हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। वापस फिर इन्हें कौन लेकर के जाएगा, इन्हें वेन्स लेकर के जाएगी, इन्हें सिराएं लेकर के जाएगी, ठीक है। सिराएं वही फिर राइट एट्रियम के पास, ये राइट एट्रियम से दो सबसे बड़ी सिराएं जुड़ी होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो ये शरीर के अलग अलग अंगों से ये जो सिराएं जा रही है, तो सीने से ऊपर के अंगों से जो सिराएं आ रही है वो तो सुपीरियर वेना कावा के पास जाएगी, और सीने से नीचे के अंगों के पास से जो सिराएं आ रही है वो इन्फीरियर वेना कावा के पास जाएगी। तो ये अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में पहुंचेगा, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से राइट वेंट्रिकल के पास ये ब्लड पहुंच जाएगा। राइट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वाल होता है जिसे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है, पल्मोनरी आर्टरी इस अशुद्ध रक्त को आपके फेफड़ों के पास लेकर के जाएगी। फेफड़ों से पल्मोनरी वेन जुड़ा हुआ होता है, तो फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करेगा। पल्मोनरी वेन्स किससे जुड़ी हुई थी, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल लगा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा इसकी सहायता से, इस बालों की सहायता से। फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टिक वाल लगा होता है जिससे आयोटा जुड़ा होता है, जो कि सबसे बड़ी धमनी है। और ये सबसे बड़ी धमनी आपके शरीर के अंगों के पास वापस बहुत सारी, ये तो सबसे बड़ी धमनी हो गई, जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ी धमनी है भैया, जो भैया प्योर ब्लड को लेकर के जा रही है। फिर इसे छोटी छोटी धमनी होगी, ये छोटी छोटी धमनी भैया किसके पास, आपके शरीर के अलग अलग अंगों के पास से ब्लड को लेकर के जाएगी भैया। तो शरीर के अंगों के पास कोशिका होती है, कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है मेरे भाई। बताओ समझ में आई या नहीं आई कहानी। तो कुछ इस तरीके से आपका हृदय काम करता है। तो ये जो सारा चक्कर है ना, ये आपके हृदय में ब्लड आया पहले तो, फिर हृदय से फेफड़ों के पास गया, फेफड़ों से वापस आपके हृदय के पास आया, हृदय से वापस अंगों के पास गया। तो ये पूरा जो एक चक्कर होता है ना, ये सारी प्रोसेस मिलकर ये भैया आप कह सकते हो कि आपका हृदय जो होता है, आपका जो हृदय होता है वो भैया ब्लड को पंप करता है। तो कुछ इस तरीके से आपके हृदय में पंपिंग होती है। हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो इस पूरे चक्कर में 0.8 सेकंड का समय लगता है कि नहीं। और इस पूरी प्रोसेस को ये कहा जाता है ब्लड को पंप करना, या ब्लड सर्कुलेशन, या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और थोड़ी बहुत कहानी जो है आपको, जो जिस बात में आपको डाउट हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको कल और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके हृदय सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। वो कल की चीज़ में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज तो जितना सिखाया गया है उतना सीख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब तक लास्ट पर पहुँचोगे मेरे साथ आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई सा भी चैप्टर उठा करके, सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई सी भी बुक उठा करके देख लेना, जिसके जो क्वेश्चन है अगर आपसे नहीं बने तब कहना आप मेरे से। बस ये है कि जैसे मैंने आपको पढ़ा है वैसे आपको पढ़ना चाहिए भैया।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। इस चैप्टर की 2 क्लासें और बची, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ये जो हमारे सिस्टम है इसमें से 2-3 सिस्टम और बचे हुए हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है, एक नर्वस सिस्टम बचा हुआ है और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।